हाँ जी, गुड मॉर्निंग। भव्य जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेज आरंभ करने वाले हैं और इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेज हैं जो कि हम किसी भी हमारे कोई नोट्स से नहीं, जबकि जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उसके तहत ही हम हमारी क्लासों को आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो, आरपीएससी और आरएसएस भी जैसा अपना ट्रेंड बदल रही है, उस हिसाब से वह इस पर ज्यादा जोर देने के लिए कोचिंगों के बजाय मूल किताबों पर जोर देने के लिए ज्यादा प्रेरित कर रही है स्टूडेंटों को। तो हम क्यों ना कोचिंगों के किसी इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स को छोड़कर जो मेन अपना इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ही जारी किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे सर्वे की तैयारी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन दिक्कत ये है स्टूडेंटों की कि सर्वे में काफी सारे 400 के समथिंग पेज है, किसको पढ़े और किसको छोड़े, तो वो चीजें हम आपको यहाँ पे समराइज करवा देंगे कि आपको किस किस चीज को पढ़ना है और किस किस चीज को छोड़ना है। अगर हम बात करें इस बार के सर्वे की, तो इस बार के जो सर्वे में है कुल कितना चैप्टर दिए हुए हैं, कुल 13 चैप्टर दिए हुए हैं। आप पिछले विगत वर्षों से देखोगे तो राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहले 11 चैप्टर होते थे, फिर बाद में 10 चैप्टर किए गए और इस बार कितने चैप्टर कर दिए गए हैं, इस बार 13 चैप्टर कर दिए गए हैं। और 13 चैप्टर की बात करें, इसके साथ साथ में एक डॉक्यूमेंट और इस बार सर्वे में मेंशन किया गया है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है विजन 2047 कि राजस्थान सरकार का ये टारगेट है कि 2047 तक राजस्थान को कैसा बनाना है, विकसित बनाना है। तो विजन राजस्थान 2047 नाम करके एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस बार क्या किया गया है, सर्वे के साथ में मेंशन किया गया है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ में और किस चीज को कवर करेंगे, ये विजन 2047 का जो डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार का है, इसको भी हम साथ के साथ में कवर करते चलेंगे। इसके अलावा और किन चीजों को कवर करेंगे, इसके अलावा हम बजट को, जो हमारा बजट है, उसको भी हम साथ के साथ में क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। और इसके साथ में जो भी कोई करंट अपडेट होगी, जो भी कोई करंट अपडेट है, उसको भी हम साथ के साथ में क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। यानी कि हम बजट के साथ साथ में विजन 2047 डॉक्यूमेंट प्लस बजट प्लस करंट अपडेट जो भी है, उसको हम साथ के साथ में क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, ताकि हमारा अच्छे से एग्जाम तक क्या है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, प्लस विजन राजस्थान 2047 की बात करें तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है कि राजस्थान सरकार कितने क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रही है, तो 13 क्षेत्रों पर, 13 क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रही है। वह 13 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तब वह जो 13 क्षेत्र हैं, ये वह पूरे 13 अध्याय आपको सर्वे में दिए जाएंगे। इसलिए उनको अभी हमें याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हमें चीजें याद होती जाएंगी कि राजस्थान सरकार के विजन 2047 में कौन से प्रमुख 13 क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टरों की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य एवं कल्याण। इस चैप्टर से हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर नंबर 2 हमारा कौन सा चैप्टर है, स्वास्थ्य एवं कल्याण, जिससे हम हमारी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले चैप्टर से स्टार्ट क्यों नहीं करें क्लास को, पहले चैप्टर से क्लास स्टार्ट करने का कारण ये है कि पहले चैप्टर में फैक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप सर्वे, जो भी कोई बंदा पहली बार सर्वे पढ़ रहा है, अगर वो स्टार्टिंग में फैक्टों में उलझ गया तो सर्वे कभी पढ़ेगा ही नहीं या उसको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए सर्वे को पढ़ने के लिए सबसे पहले उन आसान टॉपिकों को हमें कवर करना है कि जिससे हमारे सर्वे धीरे धीरे से लेकिन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो वो पहले चैप्टर को अगर हम छोड़ दे तो दूसरा सबसे आसान टॉपिक कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 हमारा दूसरा सबसे आसान टॉपिक है, जो कि किसके बारे में है, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में। जो हमें जानकारी देता है, ये हमें जानकारी देता है कि कैसे इंडिया गवर्नमेंट और प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं हैं जिनका लाभार्थी हमारे राजस्थान के नागरिक हैं, कौन कौन से ऐसी योजनाएं या कौन कौन से ऐसी नीति या कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक्चुअली सर्वे होता क्या है, सरकार के कामकाज की जानकारी देने का दस्तावेज। तो इसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण टॉपिक का नाम है, तो इसमें इस चैप्टर में हमें किसकी जानकारी मिलेगी, तो इस चैप्टर में हमें सरकार द्वारा जो भी हेल्थ स्कीम चल रही है, हेल्थ पॉलिसी चल रही है, हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सभी की जानकारी हमें इन चैप्टर में मिलेगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो किसके बारे में है, स्वास्थ्य एवं कल्याण। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम किसके तहत हमारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, तो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत हमारा इकोनॉमिक सर्वे इस बार कवर करेंगे। और सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वह कौन सा है, हमारा स्वास्थ्य एवं कल्याण।
ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये मूल इकोनॉमिक सर्वे है, ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा जो कि सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके तहत हम चीजों को कवर करते चलेंगे। जब हम मूल इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, जब इसको तहत पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या है कि एक टेबल दी गई है, कि सबसे पहले क्या है कि एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर आखिर किस प्रकार से है, और ये आंकड़ा कौन जारी करता है, ये आंकड़ा जारी करता है एनएफएचएस। सबसे पहले जो हमारी टेबल है, अगर हम उसकी बात करें कि टेबल के तहत हमें ये आंकड़ा दिया जा रहा है, ये जारी कौन करता है, तो ये आंकड़ा जारी करता है एनएफएचसी। एनएफएचसी द्वारा ये जारी किया जाता है। अब ये एनएफएचसी है क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो एनएफएचसी है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली एनएफएचएस हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये किसकी रिपोर्ट है, तो यह एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार हम डाटा पढ़ेंगे, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। किसके द्वारा यह सर्वे किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा यह सर्वे किया जाता है। और कौन सा विभाग इस सर्वे को करेगा, तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह सर्वे जारी किया जाएगा। कब स्टार्ट किया गया था, तो यह आपको ध्यान रखना है कि 92 में यह क्या किया गया था, इस सर्वे को स्टार्ट किया गया था। कितने वर्षों में होता है, तो प्रति 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में कौन सा सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारा प्रति 5 वर्ष में होता है। कब स्टार्ट किया गया था, 92 से 93। कौन करवाता है, इंडिया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और इसके साथ में एक मुंबई की एक एनजीओ है, वह भी इसके साथ में क्या करती है, इस सर्वे को करती है। अब ये सर्वे क्या रिपोर्ट देता है, तो ये सर्वे रिपोर्ट देता है हमें कि हमारे भारत देश में और भारत के सभी राज्यों में शिशु मृत्यु दर कितनी है, और उसके साथ में 1 वर्ष तक के आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, या 5 वर्ष तक के आयु की मृत्यु दर कितनी है। इसलिए हम देखेंगे, जब हम सर्वे में देखते हैं तो इन शिशु की जो नवजात शिशु मृत्यु दर है, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। शिशु नवजात दर को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, शिशु नवजात दर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में इसको एनएनएमआर, सबसे पहले एनएनएमआर, दूसरा आईएमआर, और तीसरा हम बात करें अंडर 5 एमआर। एमआर का यहाँ पे मतलब मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर, कि मृत्यु दर कितनी है। तो हम बात करें कि सबसे पहले हम टेबल की बात करें तो हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। 3 चीजें, एनएनएमआर, दूसरा है आईएमआर, और तीसरा है अंडर 5 एमआर। ये क्या है, शिशु मृत्यु दर के इंडिकेटर है। क्या है ये, शिशु मृत्यु दर के इंडिकेटर है। कितने बच्चों पर यह काउंटिंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1000 बच्चों पर यह काउंटिंग होती है। अब इनकी परिभाषा क्या है कि एनएनएमआर किसे बोलते हैं, और आईएमआर किसे बोलते हैं, और अंडर 5 एमआर किसे बोलते हैं। तो इनकी अगर आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि जो बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु कितने दिनों के अंदर हो जाती है, 28 दिनों के अंदर हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। दो बच्चे कितने दिनों में, 28 दिन के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको किस में रखते हैं, एनएनएमआर में। आईएमआर में जो बच्चे 1 वर्ष तक, 1 वर्ष की आयु तक क्या हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। और अंडर 5 में किसको रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको जब 2 का पता लग गया तो इसका पता लगेगा कि जो बच्चे 5 वर्ष तक की आयु में मृत्यु हो जाती है, जिन बच्चों की 5 वर्ष तक की आयु में मृत्यु हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अंडर 5 एमआर बोलते हैं। एमआर का मतलब यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट। अब सर्वे के दौरान हमें देखते हैं, जो हमारा आंकड़ा है, जो कौन जारी करता है, एनएफएचसी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसकी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है 2019-21, क्योंकि 20 में तो कोविड था, इस वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े अगर हम देखें तो हमारे सर्वे में कौन सी रिपोर्ट के तहत आंकड़े दिए गए हैं, 2019-21 के तहत आंकड़े दिए गए हैं, जिसके तहत हम किसके बारे में जानकारी लेंगे, एनएनएमआर, आईएमआर और अंडर 5 एमआर के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम बात करें कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है, हम ऑफिशियल सर्वे की अगर बात करें कि जैसे कि ये हमारी टेबल है कि जो नवजात मृत्यु दर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएनएमआर, नवजात मृत्यु दर को हम क्या बोलते हैं, एनएनएमआर, वह कितनी है,
राजस्थान में कितनी है, तो यह आंकड़े किसके हैं, एक तो 2015-16 के हैं और 2019 और 21 के आंकड़े हैं। लेकिन अगर आपको सबसे पहले देखना है तो 2015-16 के आंकड़े हमारे कोई काम के लिए नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे पास में 2019 और 21 के जो आंकड़े हैं वही हमें याद रखने हैं। और भारत में भी 2015-16 के आंकड़े हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ कितने रखना है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 और 21 की है उस लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत क्या करना है, हमें आंकड़े करना है। अब नवजात मृत्यु दर की अगर हम बात करें कि राजस्थान में नवजात मृत्यु दर की बात करें तो नवजात मृत्यु दर की क्या होती है, 20। नवजात मृत्यु दर राजस्थान में कितनी है, 20 है। नवजात मृत्यु दर राजस्थान में कितनी है, 20। अब नवजात का मतलब एनएनएमआर, इसको क्या बोलते हैं, नवजात। 28 दिन का बच्चा क्या रहेगा, नवजात। और 1 साल का बच्चा क्या रहेगा, वह रहेगा, उसको बोला जाएगा शिशु। अब हमारी नवजात मृत्यु दर कितनी है, राजस्थान की नवजात मृत्यु दर है 20। अब हमारी शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो शिशु मृत्यु दर है हमारी 30, यानी कि इससे 10 अधिक। कि हमारी शिशु मृत्यु दर कितनी है, वह हमारी 30 है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर की बात करें तो वह राजस्थान में उनकी मृत्यु दर कितनी है, तो उनकी मृत्यु दर है 37, यानी कि 37 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल तक की आयु तक मर जाते हैं। कितने में से, प्रति 1000 बच्चों के अंदर से इनकी मृत्यु हो जाती है। और 30 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु 1 साल तक हो जाती है, और 20 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु 28 दिन के अंदर हो जाती है। और ये काउंटिंग किसके तहत की जाती है, 1000 बच्चों के तहत। तो ये कौन से आंकड़े हैं, नवजात मृत्यु दर जिसको बोलते हैं एनएनएमआर, राजस्थान का कितना है, 20 है। आईएमआर यानी कि शिशु मृत्यु दर राजस्थान की कितनी है, उससे 10 प्लस कर दो, कितनी आएगी, 30 आएगी। प्लस 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर की अगर हम बात करें कि उनकी मृत्यु दर कितनी है, तो उनकी मृत्यु दर है, उनकी मृत्यु दर आपके सामने दे रखी है 37, उनकी मृत्यु दर दे रखी है, जिसको U5MR बोला जाता है। और ये कितने बच्चों पर काउंटिंग की जाती है, तो यह 1000 बच्चों के ऊपर यह काउंटिंग की जाती है। अब अगर हम बात करें कि भारत में यह क्या है, तो आपको अगर इंडिया की चीजें याद करनी है, इंडिया का डाटा याद करना है, तो आपको राजस्थान का जो भी डाटा है उसमें क्या करना है, उसमें +5 करना है। उससे क्या है, आपको इंडिया का डाटा आसानी से याद हो जाएगा। अगर हमें नवजात मृत्यु दर इंडिया की करनी है तो राजस्थान की जो मृत्यु दर है उसमें क्या कर दो, +5 कर दो, कितने आएंगे, 25। शिशु मृत्यु दर करनी है, +5 कर दो, कितने आएंगे, 35। और अगर अंडर 5 MR की रेट बात करनी है, +5 कर दो, कितने आएंगे, 42। ये हमारे क्या है, ये हमारे भारत के आंकड़े हैं कि भारत में नवजात मृत्यु दर कितनी है, 25। शिशु मृत्यु दर कितनी है, 35। और अंडर 5 MR कितनी है, 42। ये हमारे भारत के आंकड़े हैं। अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, ये जो 2015-16 की रिपोर्ट है वो हमारे कोई काम की नहीं है। लेकिन ये राजस्थान में कितनी है, नवजात मृत्यु दर 20, शिशु मृत्यु दर कितनी है, 30 है। और 37 कितनी है, अंडर 5 हमारे मृत्यु दर है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में +5 कर दिए 24.9, लेकिन इसको 25 ही मान के चलिए। +5 कर देंगे, कितने आएंगे, 35। +5 कर देंगे तो इसको भी आप 42 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या कर दी, इंडिया की मोर्टेलिटी रेट हमने बच्चों के बारे में क्या कर ली, हमने जानकारी दे दी। उसके बारे में जो दूसरा हमें डाटा मिलता है, जो मृत्यु दर से रिलेटेड हमें जो डाटा मिलता है, ये तो हमने अभी बच्चों के सापेक्ष में देखा। लेकिन एक और रेट है जिसको हम बोलते हैं MMR। एक और डाटा है जिसको हम क्या बोलते हैं, MMR, यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। ये डाटा हमें देखने को जाता है। और इसकी काउंटिंग कितने पर होती है, तो इसकी काउंटिंग ध्यान रखना है कि इसकी काउंटिंग 1 लाख महिलाओं पर, 1 लाख महिलाओं पर क्या होती है, इसकी काउंटिंग होती है। और इसकी अगर काउंटिंग बात करें तो राजस्थान में MMR कितना है, प्लस हम साथ के साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया के अंदर MMR कितना है। तो हम अगर बात करें तो राजस्थान में MMR, और ये भी किसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, तो ध्यान रखना है कि NFHS द्वारा यह रिपोर्ट जारी नहीं की जाती। इसके लिए अलग से कौन सी जानकारी दी जाती है, SRS द्वारा यह क्या की जाती है, यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ध्यान रखना है कि मातृ मृत्यु दर के रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है, SRS करता है। कहीं आप ऑप्शन में NFHS नहीं करेंगे क्योंकि NFHS द्वारा यह रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। और राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है कि 1 लाख महिलाओं में से मात्र 86 महिलाओं की क्या होती है, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान मृत्यु होती है। भारत में यह आंकड़ा कितना है, 88, यानी कि सिर्फ 2 ज्यादा, कि सिर्फ 2 ज्यादा है। अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी हमने बात करी मृत्यु दर की, थोड़ा सा अगर चीजों को समराइज करें तो अभी हमने किसकी बात करी, मृत्यु दर की।
बच्चों के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी, NNMR। तब फिर उसके बारे में हमने किसके बारे में बात की, IMR। और फिर हमने क्या देखा, अंडर 5 MR। ये हमने बच्चों के बारे में देखा। कितने बच्चों पर कैलकुलेशन किया गया है, तो ये 1000 बच्चों पर कैलकुलेशन किया गया है। कौन से आंकड़े देखे थे, इन आंकड़ों क्या बोलता है, तो NFHC की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कौन सी, 2019 और 21 वाली, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखे हैं, ये आंकड़े देखे हैं। अब राजस्थान में NNMR कितना है, अगर हम एक साथ बात करें तो राजस्थान में NNMR कितना है, 20। IMR कितना है राजस्थान में, तो IMR है 30। और अंडर 5 MR कितना है राजस्थान में, तो 37 है। हमें अगर इंडिया का ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए राजस्थान का जो आंकड़ा है उसमें क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो इंडिया का कितना आ जाएगा, NNMR 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे कितना आएगा 42। ये हमारा क्या है, अभी तक का डाटा। उसके अलावा हमने दूसरा बात करी कि हमने किसके बारे में बात करी, MMR। इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है SRC, इसको जारी करता है। अब यह कितने पर काउंटिंग होती है, तो ध्यान रखना है कि यह 1 लाख महिलाओं पर, बच्चों की गणना कितने पर हो रही है, 1000 बच्चों पर। और मातृ मृत्यु दर की गणना कितने पर हो रही है, 1 लाख महिलाओं पर इसकी काउंटिंग हो रही है। 1 लाख महिलाओं पर क्या हो रही है, इसकी काउंटिंग हो रही है। राजस्थान में यह कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में यह 86 है, और इंडिया में कितना है, इंडिया में 88 है। तो यह हम बात करेंगे मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, और अंडर 5 की हमने बात करी, प्लस मातृ मृत्यु दर की हमने इसके बारे में बात करी। तो यह आंकड़ा हमें देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों जो फैक्ट हैं, चारों जो आंकड़े हैं, ये समझ में आएंगे। इसके अलावा हम अगर आगे और टेबल में बात करें तो थोड़ी बहुत और जानकारी देती है। और वो थोड़ी बहुत और क्या जानकारी देती है कि सबसे पहले हमें 2 चीजों की जानकारी देती है। वह 2 कौन सी चीज है, एक तो होता है संस्थागत प्रसव, कि हमें किसकी जानकारी देती है, वह प्रसव की जानकारी देती है। कौन कौन से प्रसव हैं, तो एक तो है संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव, और साथ में किसकी जानकारी देती है, टीकाकरण। संस्थागत प्रसव क्या होता है कि जैसे कि आज के टाइम पे अगर डिलीवरी होती है, डिलीवरी केस होता है, तो उसकी डिलीवरी के लिए महिला को कहाँ लिया जाता है, अस्पतालों में भेजा जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था, घर में ही कोई भी अपनी दाई होती थी, वह प्रसव करा देती थी। लेकिन आजकल यह चीजें क्या हो रही हैं कि यह चीजें बंद हो रही है और जागरूक हो रहे हैं हेल्थ के लिए, इसलिए आजकल क्या बढ़ रहे हैं, आजकल संस्थागत प्रसव बढ़ रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में संस्थागत प्रसव 95%, कि 100 में से 95% महिलाएं क्या करवाती हैं, किसी भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, वहां पर जाकर अपना क्या करवाती है, प्रसव करवाती हैं। और अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में यह कितना है, तो इंडिया में यह 88%, कि भारत में यह प्रसव कितना है, 88% है। भारत के अंदर यह प्रसव रेट है। कौन सा है, संस्थागत प्रसव की रेट भारत में कितनी है, 88। अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण राजस्थान में 80% ऐसे जागरूक लोग हैं जो कि क्या करवाते हैं, अपने बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं। लेकिन भारत में अगर बात करें तो भारत में यह आंकड़ा कितने परसेंट है, 76% ये भारत का आंकड़ा है। तो हमने 2 और फैक्ट देखे। अगर संस्थागत प्रसव की बात करें, राजस्थान कितना है, 95, भारत में कितना है, 88। इसको अगर प्लस माइनस करोगे तो आपको देखो होगा कि यहाँ पे 6 का फर्क है। और टीकाकरण राजस्थान में कितना है, 80%, इंडिया में कितना है, 76%। तो हम अगर और बात करें कि जैसे अगर रिवीजन करें तो अभी हमने 2 फैक्ट और पढ़े। 2 फैक्ट हमने क्या पढ़े कि हमने देखे थे कि संस्थागत प्रसव कितने हैं राजस्थान में, संस्थागत प्रसव, और साथ के साथ में क्या है, टीकाकरण। ये 2 आंकड़ा है वह किस में आएगा, वह परसेंटेज में आएगा। अब संस्थागत प्रसव की अगर हम बात करें तो संस्थागत प्रसव राजस्थान में कितना परसेंट है, तो राजस्थान में ये है 95%। राजस्थान में संस्थागत प्रसव कितना है, 95%। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में यह प्रसव कितना है, तो इंडिया में यह प्रसव घटकर थोड़ा कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 88% हमारा इंडिया में संस्थागत प्रसव है। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण राजस्थान में कितने परसेंट लोग राजस्थान में टीकाकरण सही निश्चित समय अवधि में करवा लेते हैं, तो 80% लोग, 80% लोग निश्चित अवधि में क्या करवा लेते हैं, टीकाकरण करवा लेते हैं। और अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोग टीकाकरण करवाते हैं, तो 76%। अगर आप इन गिने चुने 6 फैक्ट को देखोगे तो यहाँ पर राजस्थान और अगर इंडिया की बात करें तो मुश्किल से
पाँच या छह का ही हेर फेर है, तो आपको डाटा है या तो आप प्लस कर दीजिए या आप माइनस कर दीजिए, आपको यह क्या हो जाएगा, ये पूरी टेबल आसानी से याद हो जाएगी। एक दो बार आप इन चीजों को फैक्टों को पढ़ोगे तो ये चीजें और याद हो जाएंगी। अभी तक की हमने बात करें कि अभी तक हमने क्या देखा है, तो जो हमारी डेट देखी गई है कि हमने नवजात मृत्यु दर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कौन सा डाटा है 2019-21 का पढ़ा। साथ में हमने शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर देखी, प्लस हमने संस्थागत प्रसव भी हमने देखा था कि संस्थागत प्रसव राजस्थान में कितना है, भारत में कितना है। उसके अलावा हम बात करें तो हमने टीकाकरण टीकाकरण के बारे में भी हमने जानकारी पढ़ी कि राजस्थान में टीकाकरण कितना है 80% और भारत में कितना है 76% क्या है राजस्थान में, वो सॉरी भारत में टीकाकरण है। और जो आगे जो पॉइंट है, अगर आप इन पॉइंटों को याद भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जैक्ट फिगर याद कीजिए कि टीकाकरण राजस्थान में कितना है 80% और भारत में कितना है 76% हमारा टीकाकरण है। अब आगे और अब बात करें तो जो गर्भवती महिला होती है उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनमें किसकी कमी होती है, उनमें ब्लड की कमी होती है। जो गर्भवती महिला होती है उनको ब्लड की कमी होती है और उस रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया। उस रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दौरान महिलाओं में एनीमिया की भी जांच की जाती है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर किसकी जांच की जाती है, उनके अंदर एनीमिया की व्यापकता की जांच की जाती है। और इसके लिए जो आयु समूह लिया गया है वह कितना लिया गया है, 15 से 49 वर्ष तक का आयु समूह लिया गया है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि आयु समूह कितना लिया गया है, 15 से 49 वर्ष तक का क्या लिया गया है, आयु समूह लिया गया है। अब राजस्थान में कितना है एनीमिया, तो राजस्थान की महिलाओं में तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अगला जो हमारा फैक्टर है एनीमिया, कि राजस्थान की महिलाओं में कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की महिलाओं में ये 46% राजस्थान की महिलाओं में क्या पाया जाता है, एनीमिया पाया जाता है। अब भारत की महिलाओं की बात करें तो भाई आपको एग्जैक्ट फिगर याद करना है कि +5 या 6 आपको जोड़ने हैं। अगर 46 में +6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 52% भारत की महिलाओं में क्या पाया जाता है, एनीमिया पाया जाता है। तो एनीमिया का डाटा हम याद रखें, राजस्थान में कितना है 46% और भारत में कितना है 52% ये दिया जाता है डाटा। और इसके अलावा महिलाओं में एक और चीज देखी जाती है, उसको बोलते हैं टीएफआर। टीएफआर का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, कि यह भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है। हालांकि जो इसका आइडल आंकड़ा है जो राजस्थान सरकार द्वारा सॉरी भारत सरकार द्वारा माना जाता है वह कितना माना जाता है 2.1, कि आपको टीएफआर कितना रखना है 2.1 रखना है। लेकिन राजस्थान और भारत इसमें और अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको इससे भी कम कितना 2.0 पे इस टीएफआर को हमने रखा है कि हमारा टीएफआर राजस्थान का कितना है 2.0 और साथ में भारत का भी कितना है, भारत का भी 2.0 है। और इसके लिए आइडल पैमाना क्या रखा गया था, 2.1 रखा गया था। लेकिन हमने इसमें थोड़ा और अच्छा किया है कि और हमारे राजस्थान और इंडिया में यह आंकड़ा टीएफआर का कितना है 2.0 हमारा क्या है टीएफआर का आंकड़ा है। इसके अलावा हम थोड़ी और बात करें तो अब बच्चों के बारे में हमने नवजात मृत्यु दर देखी, शिशु मृत्यु दर देखी और 5 वर्ष तक के बारे में देखा। लेकिन उसके अलावा थोड़ी और जानकारी बच्चों के बारे में दी जाती है। वह कितनी जानकारी दी जाती है, 5 वर्ष तक के बच्चों के बारे में जानकारी दी जाती है। कैसे जानकारी दी जाती है प्रतिशत में, कि ऐसे बच्चे जिनका या तो कद कम है या फिर वह दुबले हैं या फिर उनमें वजन कम है। कौन कौन से हैं, कि 5 वर्ष तक के बच्चे जो एक तो क्या है उनका कद कम है प्लस उनका वजन कम है और एक था दुबले हैं, सॉरी एक तो कद कम है, दूसरा है दुबले हैं और एक क्या था उनका वजन कम है। कितने साल तक के बच्चों में काउंटिंग हो रही है, 5 वर्ष तक के बच्चों में काउंटिंग हो रही है। राजस्थान में कितना है ऐसे बच्चे जो जिनका कद कम है, 32 है। दुबले कितने हैं, 32 का आधा कर दो आप, कितना हो गया 16। और वजन में कम कितने हैं, तो 27। ये हमारा राजस्थान का एग्जैक्ट क्या निकल जाता है, डाटा निकल जाता है। अब इसमें हमें +4 +3 का खेल खेलना है। 32 में +4 करोगे तो 36, ये हमारा इंडिया का आ जाएगा। -3 कर दो, सॉरी +4 करोगे। अब इसमें 16 में +3 कर दो, कितना आ जाएगा 19। और 27 में कितने करने हैं हमें, 27 में हमें +5 करने हैं, तो कितना आ जाएगा इंडिया का जो 5 वर्ष तक के बच्चे जिनका कितने वजन कम है 32। तो इस प्रकार से हमें डाटा याद करना है। अगर हम सारी चीजों को एक साथ समराइज करें तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, अभी तक हमने देखा है मृत्यु दर। इस टेबल को आप 2-3 बार अगर पढ़ोगे
तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। मृत्यु दर में 3 पैमाने NMR, IMR और एक पैमाना हमने कौन सा देखा था, अंडर 5 MR का हमने पैमाना देखा था। कितने बच्चों पर देखा था, 1000 बच्चों पर। किस किसका देखा था, राजस्थान का भी देखा था हमने, साथ के साथ में किसका और काउंट कर रहे हैं, इंडिया का भी देखा था। कौन सी रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया है, NF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को। रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, 2019-21 में यह रिपोर्ट क्या होती है, प्रकाशित होती है। राजस्थान का कितना आंकड़ा दिया जाता है NNMR का, तो राजस्थान में 20। IMR का कितना आंकड़ा दिया जाता है, 30। और अंडर 5 का कितना आंकड़ा दिया जाता है, 37। इंडिया का अगर याद करना है तो क्या करना है, इनमें क्या करना है, हमें +5 करना है। इंडिया का अगर बात करें तो इसको 25, 35 और 37 में 42। ये हमारा क्या हो जाता है, बच्चों की मृत्यु दर। कितने बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर यह क्या निकाली जाती है, यह मृत्यु दर निकाली जाती है। कितने बच्चों पर निकाली जाती है, 1000 बच्चों पर यह मृत्यु दर निकाली जाती है। इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा था, तो हमने MMR मदर मोर्टेलिटी रेट, MMR भी देखा था। अब MMR कितने महिलाओं पर देखा था, तो 1 लाख महिला, 1 लाख महिलाओं पर हमने किसकी गणना की थी, MMR की थी। राजस्थान में MMR कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में MMR है 86। राजस्थान का MMR कितना है, 86। और भारत का MMR कितना है, तो 88 राजस्थान के मात्र मृत्यु दर है। कितनी महिलाओं पर, 1 लाख महिलाओं पर यह मृत्यु दर की जाती है। उसके अलावा हमने 2 चीजें और देखी। एक चीज हमने देखी थी संस्थागत प्रसव, एक चीज हमने क्या देखी थी, संस्थागत प्रसव, और एक चीज हमने देखी थी टीकाकरण। और यह डाटा किस में लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह डाटा प्रतिशत में लिया गया है। किसमें लिया गया है, यह डाटा प्रतिशत में लिया गया है। अगर राजस्थान के परसेंटेज की बात करें तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव कितना है, 46%। राजस्थान का संस्थागत प्रसव कितना है, 46%। अगर इसमें से +6 करेंगे तो कितना आएगा, 52% संस्थागत प्रसव। सॉरी, थोड़ा फैक्ट गड़बड़ है। राजस्थान के अगर संस्थागत प्रसव की बात करें तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव कितना है, 95%। और अगर हम बात करें कि भारत का ये संस्थागत प्रसव कितना है, भारत में संस्थागत कितना है, तो 88% भारत में संस्थागत प्रसव है। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो राजस्थान में कितने प्रतिशत है, 80% राजस्थान में टीकाकरण है। भारत की बात करें तो -4 यानी कि 76% भारत में क्या है, टीकाकरण की रेट है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, कि इसके अलावा हमने तो महिलाओं में क्या देखी थी, एनीमिया और टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR की भी हमने क्या की है, साथ के साथ में गणना की है। अगर एनीमिया की बात करें तो राजस्थान की महिलाओं में कितना पाया जाता है, तो राजस्थान की महिलाओं में यह एनीमिया पाया जाता है 46%। और भारत की महिलाओं में तो 52% क्या बोला जाता है, एनीमिया की कमी की जाती है। अगर हम TFR की बात करें तो आइडियल क्या माना गया है, 2.1। लेकिन भारत और राजस्थान में कितना % है, तो 2.00 क्या किया जाता है, एनीमिया की प्रतिशत की जाती है। तो ये हमने अभी तक टेबल देखी थी। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। इसके अलावा हम अगर और आगे बात करें तो अभी हमने और भी चीजें जो हमने थोड़ी डिटेल्स में पढ़ी थी, कि कुछ बच्चों के बारे में जानकारी देती है। कौन से बच्चे की, 5 वर्ष तक के, 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिनका एक तो क्या है, कद कम है, प्लस उनका क्या है कि वे साथ के साथ में दुबले हैं, और उनका क्या है, वजन कम है। ऐसे बच्चों के लिए राजस्थान में ऐसे कितने बच्चे हैं, तो राजस्थान में 32। दुबले बच्चों की अगर एग्जैक्ट बात करें तो इसका आधा कितना हो गया, 16। और वजन की बात करें तो इसमें 11 और जोड़ दो, कितने आते हैं, 27 ऐसे बच्चे हैं जो राजस्थान में क्या आते हैं, वजन में कम है। अगर हम इंडिया की रेट की बात करें तो इंडिया में इसमें 4 जोड़ो, कितने आएंगे, 36। इसमें 3 जोड़ते हैं, कितने आएंगे, 19। और 27 में कितने जोड़ने हैं हमें, 27 में हमें 5 जोड़ने हैं, तो कितना एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा, 32। ये हमारा क्या है, ये हमारे पूरी टेबल है जो कि हमारे ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर करी, ये टेबल में मैं समझता हूँ कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने किन किन चीजों को कवर किया। सबसे पहले मृत्यु दर, NNMR, IMR, और हमने दूसरी क्या देखी थी, अंडर 5। उसके अलावा मात्र मृत्यु दर भी हमने देखी थी, प्लस संस्थागत प्रसव भी हमने देखा है।
टीकाकरण भी हमने देखा है, टीएफआर भी हमने देखा है, एनीमिया की कमी भी हमने देखी है। 5 वर्ष तक के वह बच्चे जिनका वजन कम है, दुबले हैं और उनके क्या है कद कम है, उन चीजों के बारे में भी हमने देखा था। तो पहले ही जो टेबल है वह हमें किस बात की जानकारी देती है, इस बात की हमें जानकारी देती है। तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो 11 फैक्ट है, हालांकि जो अगला फैक्ट है वह थोड़ा इस पेज में आगे लिखा हुआ है, लेकिन इस टेबल में कितना है 10 फैक्ट है। वह 10 फैक्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि वह 10 फैक्ट तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। अगर और आगे की फैक्टों की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था मातृ दर, और आगे की फैक्टों की बात करें तो मातृ मृत्यु दर राजस्थान की कितनी है, तो मातृ मृत्यु दर राजस्थान में 86 और इंडिया की कितनी है 88 हमारे राजस्थान की मातृ मृत्यु दर है। तो ये चीजें भी हमने कवर करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार इस टेबल को आप अच्छे से याद करने के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखें तो इसके बारे में जो अगला चैप्टर आता है हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में बात करें तो ये जो टेबल देखने के बाद में जो हमारी अगली स्लाइड्स आती है, जो हम अगली चीजें इस चैप्टर में हम देखने को मिलते हैं वह होती है कि हमारी द्वारा सरकार द्वारा कुछ योजना एंड क्या बनाई गई है नीति। योजना एवं नीति के बारे में हम इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का एक कथन है कि कोई भी देश या राज्य हो उसका जो बजट है उस बजट के जीडीपी का 7.5%, जीडीपी का कितना प्रतिशत 7.5% आपको किस पे खर्च करना होगा, आपको हेल्थ सेक्टर में खर्च करना होगा। कि WHO का क्या वर्डिक्ट है कि अपनी जीडीपी का कितना परसेंट 7.5% आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कहाँ पे खर्च करना है, तो आपको हेल्थ सेक्टर में खर्च करना है। अब इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जो बजट जारी किया गया है उस बजट को हम क्या बोलते हैं 25-26। जो बजट जारी किया गया है उसके अंदर अपनी जीडीपी का कितना परसेंट 7.5% हमें राशि आवंटित हेल्थ की गई है। और अगर इसको बात करें तो कितनी है तो 325 और 31 करोड़, 3,25,031 करोड़, सॉरी 3,00,000 ये 325 और 31 करोड़ ये राशि कितनी आवंटित की गई है इस बार बजट में द्वारा राज्य सरकार द्वारा किसके लिए हेल्थ सेक्टर के लिए इतनी राशि को क्या किया गया है आवंटन किया गया है। और अगर हम योजना और नीतियों की बात करें तो सबसे पहले हम जब देखते हैं जो हमारा ऑफिशियल बजट है उसके अंदर योजना और नीतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो योजना हमारे राजस्थान में चलती है। एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब इस योजना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक्चुअली एक योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, उस योजना का नाम क्या है पीएम आयुष्मान भारत योजना। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे की किसी भी योजना को अच्छे से याद करना है तो आप उसको क्या कर दें नाम से डिकोड कीजिए। अब इसमें नाम से डिकोड करते हैं कि अगर पीएम है, इस योजना का स्टार्टिंग क्या है पीएम है, पीएम का मतलब कि ये योजना किसकी है इंडिया गवर्नमेंट की है, ठीक है। आयुष्मान यानी कि किसके बारे में है हेल्थ के बारे में है, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में है, स्वास्थ्य के बारे में है तो इस योजना का संचालन कौन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी। भारत यानी कि इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ पे रहेगा कंप्लीट इंडिया में रहेगा, इसका जो प्रसार क्षेत्र है वह कहाँ पे रहेगा पूरे इंडिया में रहेगा। और योजना यानी कि स्कीम है। तो पीएम आयुष्मान आरोग्य योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है भारत सरकार द्वारा। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा संचालित की जाती है। और इस योजना के कितने कुल घटक है तो इस योजना के कुल 3 घटक है। तो पीएम आयुष्मान भारत योजना के कुल कितने घटक हैं तो पीएस आयुष्मान भारत योजना के कुल 3 घटक है। अगर 3 घटकों की बात करें तो सबसे पहले जो घटक है इसमें कहा गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे पीएचसी का निर्माण करेंगे। पीएचसी का मतलब क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने के बाद क्या करेंगे हम द्वितीय घटक में एक बार हमने प्राइमरी हेल्थ सेक्टर का निर्माण कर दिया उसके बाद में हम सभी लोगों को क्या करवाए जाएंगे स्वास्थ्य बीमा अवेलेबल करवाएंगे। क्या करवाएंगे स्वास्थ्य बीमा अवेलेबल करवाएंगे। अब आपने प्राइमरी हेल्थ सेक्टर भी अवेलेबल करवा दिए, लोगों को स्वास्थ्य बीमा भी दे दिया, फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा उसके बाद में उन सभी चीजों का क्या कर दिया जाएंगे हम डिजिटलीकरण।
उन सभी चीजों को क्या बनाया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पीएम आयुष्मान भारत योजना के कितने घटक है, 3 घटक है। सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे, पीएचसी का। बाद में क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा। और फिर बाद में उन सब चीजों को क्या कर दिया जाएगा, डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। अगर हम इनको समझे तो हम बात कर रहे हैं पीएम आयुष्मान भारत योजना, पीएम आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर कितने घटक है, 3 घटक। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट घटक है हमारा, तो प्रथम घटक है वो क्या बोलते हैं, पीएचसी का निर्माण, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर की क्या कर दी जाएगी, स्थापना कर दी जाएगी। क्या किया जाएगी, पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना कर दी जाएगी। और लेकिन इसका वर्तमान में नाम करके, पहले जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब इसका नाम क्या था, पीएचसी, पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर। लेकिन वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसका नाम करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर, आयुष्मान यानी कि हेल्थ से आरोग्य, यानी कि आपको बीमारी भगानी है, और उसके लिए क्या किया गया है, एक सेंटर खोला गया है जिसको क्या बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एक्चुअली हुआ ये था कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने एक योजना चालू की थी। उस योजना का नाम था मोहल्ला क्लिनिक। उस योजना का क्या नाम था, मोहल्ला क्लिनिक उस योजना का नाम था। उसी से प्रेरित होकर राजस्थान में भी अशोक गहलोत की जो लास्ट टाइम सरकार थी, उन्होंने कौन से क्लिनिक चालू किए थे, जनता क्लिनिक चालू किए थे। इसी चरण में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कौन से क्लिनिक चालू कर दिए, यानी कि कौन सी योजना चालू कर दी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से क्या कर दिए, पीएचसी का नाम परिवर्तित कर दिया। पीएचसी का नाम परिवर्तित कब किया गया था, तो नवंबर 2023 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मंत्रालय द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर को शॉर्ट में क्या बोला गया था, तो इसको शॉर्ट में आम बोला गया था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर शॉर्ट में क्या बनता है, इसका नाम शॉर्ट में इसका आम बनता है। अब इसके अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को खोलने के पीछे क्या टारगेट था सरकार का, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर को खोलने के पीछे था कि इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 12 प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। कितने प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी, 12 प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। कौन कौन सी सेवा दी जाएंगी, तो भाई जो आप समझ रहे हो कि एक गांव में जो 12 मूलभूत सेवाएं होनी चाहिए, इन चीजों को अगर हमें याद करना है तो इनको रटना नहीं है, आप इमेजिनेशन से जाओ। आप इमेजिनेशन से अगर बजट को समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपसे कोई पूछा जाएगी, अगर आप अपने घर में आसपास या गांव में आसपास एक क्लिनिक चाहते हो और उसमें कौन कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं आपको मिलती रहे, तो आप छोटी मोटी सुविधाओं को इमेजिनेशन कर दोगे। फिर भी हम तो बजट में लिखा गया उनको देखेंगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कि प्रदान की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करें कि गर्भावस्था में बच्चों के जन्म के समय देखभाल, बिल्कुल अगर गांव में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए देखभाल होनी चाहिए। बाल कल्याण एवं किशोरावस्था के लिए भी क्या होनी चाहिए, देखभाल होने के लिए सुविधा होनी चाहिए। परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के जैसे भी योजनाएं क्या होनी चाहिए, उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होनी चाहिए। प्लस संचारी रोगों का प्रबंधन किसके तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किया जाना चाहिए। एक्यूट सिंपल इलेक्स एवं मामूली बीमारियों के लिए ओपीडी सेवाएं, ओपीडी सेवाओं की भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ओपीडी सेवाओं की क्या होती है कि आप गए, दवाइयां ली और आप आ गए, तो ऐसी व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए वहां पर, उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ओपीडी व्यवस्था होनी चाहिए। कौन से रोगों के लिए, मामूली इन्फेक्शन वगैरह जैसे रोगों के लिए। प्लस गैर संचारी बीमारियों की जांच, उनके रोकथाम, उनके नियंत्रण के लिए भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और जो सामान्य रोग होते हैं जैसे आंख, नाक, कान, गला, इन सभी के लिए भी क्या होनी चाहिए, सेवाएं होनी चाहिए। बुनियादी मुख स्वास्थ्य, मुख में चेहरे से रिलेटेड कोई चीज है तो उसके लिए मुख स्वास्थ्य देखभाल होनी चाहिए। प्रौढ़ एवं उपासमक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भी होनी चाहिए। जलने एवं आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सेवा में मतलब क्या होता है, जलना, इससे आग से, तो ऐसी इमरजेंसी सुविधा भी वहां पर होनी चाहिए। प्लस
मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की देखभाल के लिए भी इस तरह से कुल मिलाकर कितनी सेवाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दी जा रही है, तो कुल मिलाकर 12 सेवाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दी जा रही है। अब राजस्थान की जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उसका नाम अशोक गहलोत की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की जगह क्या कर दिया गया था, जनता क्लिनिक की स्थापना की थी। लेकिन जैसे सरकार का परिवर्तन होता है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल उन जनता क्लिनिक का नाम बदल के क्या कर देता है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो पहले किस नाम से जाने जाते थे, पहले जनता क्लिनिक के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और अगर एग्जैक्ट बात करें कि यह राजस्थान में कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। अगर कुल एग्जैक्ट फिगर की बात करें कि एग्जैक्ट फिगर कितना है, तो कुल 638 है। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि 20,000 जनसंख्या पर एक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर किसके द्वारा, तो यह राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने हैं, राजस्थान में वर्तमान में कुल 638 हैं। अब हमने ये बात करी कि घटक 1 की, आयुष्मान भारत योजना के घटक 1 की हमने बात करी। उससे पहले हम बात करें जो इसका दूसरा घटक था, वह क्या था, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना, किसको, मरीजों को। तो दूसरा घटक इसका क्या है, दूसरा घटक है इसका स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ कवरेज। और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना कहाँ पे उपलब्ध होगा, ये तो हॉस्पिटल में। कैसे हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर यह स्वास्थ्य बीमा क्या करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। कैसे रहेंगे ये स्वास्थ्य बीमा, तो ध्यान रखना है कि कैशलेस उपचार कैसा रहेगा, कैशलेस रहेगा, यानी कि आपको देना नहीं पड़ेगा। और कितने का बीमा मिलेगा, तो यह बीमा आपको मिलेगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसको मिलेगा, ये पर फैमिली को, पर फैमिली यानी कि प्रति परिवार कितना आपको हेल्थ कवरेज मिल रही है, 5 लाख रुपए की आपको हेल्थ कवरेज मिल रही है। अब इसके लाभार्थी कौन होंगे, कि ये लाभार्थी इसके कौन है, कि 5 लाख का जो बीमा है किसको मिलेगा। तो इसके लाभार्थी की अगर बात करें, तो इसमें 3 लाभार्थी इसके अंदर जोड़े गए। सबसे पहले तो सोशो इकोनॉमी कार्ड सेंसस के जो भी सदस्य हैं उनको इसमें जोड़ा गया है, प्लस आशा आंगनबाड़ी, आशा आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है। और जो 70 वर्ष तक की आयु के हैं, 70 वर्ष ऐसे वृद्ध जिनकी आयु कितनी है, 70 वर्ष, उनको भी किसके अंदर जोड़ा गया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको जोड़ा गया है। और अगर हम तीसरे घटक की बात करें, तो तीसरा घटक इसका क्या होगा, डिजिटलीकरण। तीसरा घटक क्या होगा, कि इन सभी चीजों का क्या करवा दिया जाएगा, हमें डिजिटलीकरण करवा दिया जाएगा। डिजिटलीकरण कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया है, आयुष्मान, उसके लिए क्या किया गया है, कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जारी किया गया। कौन सा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आबा, आबा आईडी के नाम से जिसको जानते हैं। कौन सा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की हर रोगी की क्या रहेगी, एक आबा आईडी रहेगी। और हमारे लिए काम की फैक्ट की क्या चीज है, कि राजस्थान में कुल कितनी आबा आईडी जारी हो चुके थे, आपको ध्यान रखना है कि 6.52 करोड़ राजस्थान में कुल आबा आईडी जारी हो चुके हैं। कितनी, 6.52 करोड़। किसके तहत, पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो पीएम आयुष्मान भारत योजना हमने पढ़ी, जिसके अंदर कितने घटक देखे, 3 घटक। सबसे पहले पीएचसी का निर्माण, जिनको वर्तमान में क्या बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। कितनी सेवाएं, 12 सेवाएं हैं। शहरों में संचालित हो रही है, उनको क्या बोलते हैं, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। राजस्थान में कितने हैं, 638 आयुष्मान मंदिर है। प्लस स्वास्थ्य बीमा कितना कवरेज, 5 लाख का। कहाँ पे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटलों में। किसको, पर फैमिली को। लाभार्थी कौन है, सोशो इकोनॉमिक कार्ड सेंसस, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और वह वृद्ध जिनकी आयु 70 वर्ष है, उनको ये कवरेज दिया जाएगा। फिर इनका क्या किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा। कैसे, उनको एक अकाउंट दिया जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा आबा आईडी। राजस्थान में कितने लोगों को जारी हो चुकी है, तो 6.52 करोड़ लोगों को राजस्थान में यह जारी हो चुकी है। और इनको जारी कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय, पारिवारिक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय है, वह इन सब चीजों को क्या करता है, जारी करता है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में,
तो ये हमने अभी बात करी प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में, जिसके तहत राजस्थान में क्या संचालित किए जाते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने प्रकार की सेवाएं देते हैं, तो 12 सेवाएं देते हैं, जो कि अपनी क्या होती है, बेसिक सी सेवाएं होती है। और ये चीजें हमें आपने पढ़ी थी कि वह 12 सेवाएं कौन कौन सी है। उसके अलावा हम बात करें तो आगे की स्लाइडों में कि ये जो आंकड़ा है कि कुल कितने हैं, आपको सिर्फ इतना एग्जैक्ट फिगर याद रखना है कि पोर्टल पर कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी आपको ये नहीं करना कि प्राथमिक केंद्र के कितने क्या है, कि पोर्टल पर कुल कितने इस समय है, एक बार देख लेते हैं। 19,877 ये कुल कितने हैं, 19,877 ऐसे टोटल आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो वर्तमान में क्या हो रहे हैं, वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज, बाकी कोई भी डाटा आपको याद नहीं रखना, सिर्फ एक एग्जैक्ट फिगर आपको ये याद रखना है कि कुल कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, 19,877 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। उसके अलावा हम देखें बाकी इन सब चीजों को, इन पॉइंटों को हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और अब उसके बाद में देखते हैं कि जो हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पढ़ी, सेम वैसी की योजना हमारे सर्वे में दी गई है और जो किसके लिए, राजस्थान में चलाई गई है। उस योजना का नाम है सीएम आयुष्मान आरोग्य आयुष्मान आरोग्य योजना। इसकी स्टार्टिंग कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मई 2021 को इसकी स्टार्टिंग होती है। पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। किस नाम से चलती थी यह योजना, गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार में, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के नाम से यह योजना चलती थी। कौन सी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। कब स्टार्ट होती है, 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। पूरा पुराना नाम इसका क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत क्या किया जाता था, तो इसके तहत भी कैशलेस उपचार किया जाता था। कैसा उपचार किया जाता था, इसके तहत कैशलेस उपचार किया जाता था। स्वास्थ्य बीमा, कितने का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, 25 लाख का। कितना रुपए का, 25 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता था, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था। उसमें से भी दो घटक थे 25 लाख देने के। क्या घटक थे कि 5 लाख तो रुपए कैसे दिए जाते थे, प्राइवेट बीमा कंपनियों के द्वारा, बीमा मोड में। 5 लाख रुपए तो कौन दे रहा है, प्राइवेट कंपनी। किस मोड में, बीमा मोड में। और 20 लाख रुपए गवर्नमेंट देती थी। 20 लाख रुपए कौन देती थी, गवर्नमेंट देती थी। किस मोड में, ट्रस्ट मोड में। अब आप ये समझ रहे होंगे कि बीमा मोड क्या होता है, ट्रस्ट मोड क्या होता है। तो इसके एग्जांपल समझिए कि जैसे कि हम कोई भी कार लेते हैं, वह 25 लाख रुपए की है। 25 लाख रुपए की हमने कार ली, लेकिन उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए हम क्या करवाते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रति वर्ष कितनी राशि या कितना प्रीमियम देते हैं, 50,000 का हम प्रीमियम देते हैं। किसको, इंश्योरेंस कंपनियों को 50,000 का प्रीमियम देते हैं। उससे क्या होता है, हमें गाड़ी की सिक्योरिटी होती है कि अगर कल को हमारी गाड़ी कहीं ठुक जाती है तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमें हमारे पूरे 25 लाख रुपए या हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। वैसे सेम यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी व्यक्तियों का क्या किया जा रहा है, इंश्योरेंस किया जा रहा है। लेकिन जो इसकी प्रीमियम राशि है वह कितनी है, 2,370 रुपए। अब 2,370 रुपए प्रीमियम राशि के लिए कोई भी कंपनी 25 लाख तक का इतना बड़ा हाई रिस्क नहीं लेगी। इसलिए वे क्या करते हैं कि सिर्फ मात्र कितने का रिस्क लेती है, यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पे रिस्क लेती है। बाकी के 20 लाख कौन देती है, फिर सरकार उसको ट्रस्ट बनाकर बाकी के 20 लाख देगी। और अगर हम बात करें कि इसकी प्रीमियम राशि कितनी है, तो 23,070 रुपए इसकी प्रीमियम राशि है। अब उस प्रीमियम राशि का भुगतान भी कितने चरणों में, 2 चरणों में किया जा रहा है। सरकार बोलती है कि 2370 रुपए में से 850 रुपए जो व्यक्ति है जिसको इस योजना का लाभ चाहिए वह व्यक्ति खुद पे करे, कि 850 रुपए कितने में से, 2370 रुपए से में 850 रुपए व्यक्ति स्वयं दे। बाकी के जो 1520 रुपए हैं वह क्या किया जाएंगे, वह आपको सरकार बैन कर देगी, कि वह सरकार द्वारा दे दिए जाएंगे। यानी कि प्रीमियम राशि भी हम कितने चरणों में ले रहे हैं, 2 चरणों में ले रहे हैं। जिसके तहत 850 रुपए व्यक्ति स्वयं दे रहा है और 1520 रुपए कौन दे रही है, सरकार दे रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और पढ़े कि हम देखते हैं कि जो हम कौन सी योजना की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किस योजना के चरण में प्रति परिवार प्रीमियम राशि कितनी है, 2,370 है। इसके तहत निर्धारित की गई है। और एक किस मोड में है,
तो बीमा मोड और पैकेज ट्रस्ट मोड में ये योजना की संचालित की जा रही है और इसके लाभार्थी हैं। अब इसका कोई लाभार्थी ऐसे बोले कि सर हम तो 850 रुपए भी नहीं दे, ये पैसे भी हमारे क्या दे, सरकार दे, तो क्या उसके लिए कोई उपाय है? तो उसके लिए उपाय है कि बजट में दिया गया है कि इसके लिए कुछ लाभार्थी निर्धारित किए गए हैं। लाभार्थी कौन कौन निर्धारित हैं? तो सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो पात्र लाभार्थी हैं वह इसका योजना का क्या ले सकते हैं, फ्री में लाभ ले सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक कार्ड सेंसेक्स, ईडब्ल्यूएस, कोविड वाले, संविदा कर्मी, संविदा कर्मी और वृद्ध यानी कि जिनकी 70 प्लस एज है, वह सारे लोग क्या है, इनको फ्री में यहाँ पे क्या मिल जाता है, इलाज मिल जाता है। प्लस इसके अलावा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है कि छोटे और सीमांत किसान है, उनको भी क्या दिया जाता है, यहाँ पे फ्री कवरेज दिया जाता है। एक बार हम अगर ऑफिशियल सर्वे में देखें कि इसके लाभार्थी कौन कौन है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, एनएफएसए के तहत इसके लाभार्थी हैं। प्लस हमने कौन देखा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स एनएफ एसईसीसी के तहत इसके द्वारा जो लाभार्थी है उनको देखा कि वो पात्र लाभार्थी है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी, ईडब्ल्यूएस और वरिष्ठ नागरिक और वह लोग जो कोविड-19 से क्या है प्रभावित है, वह सभी क्या है इस योजना के लाभार्थी है। कि इनको इस योजना का लाभ कैसे दिया जाएगा, इनको इस योजना का लाभ मुफ्त में दिया जाएगा। इनको इस योजना का लाभ कैसे दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। इनको क्या है कि इनको 850 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। अब उसके तहत और क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत क्या मिलता है कि दवाइयों का पैकेज मिलता है। कितनी दवाइयों का पैकेज मिलता है, तो इस योजना के तहत जो पैकेज है वह कितनी दवाइयों का दिया गया है, 2179, 2169 दवाइयों का क्या किया जाता है, पैकेज दिया जाता है, जिसके अंदर से 2002 ऐसी दवाइयां ऐसी सेवा हैं जो कौन से मोड में मिलती हैं, बीमा मोड में। कौन से मोड में मिलती है, बीमा मोड में। और साथ में 177 जो कौन से मोड में मिलती है, वह ट्रस्ट मोड में, वह हमें क्या मिलती है, वह सर्विस मिलती है। कितने दवाइयों का पैकेज है, 2179, कितने 2002 कौन से मोड में, बीमा मोड में, और 177 क्या है, ट्रस्ट मोड में मिलती है। लेकिन थोड़ा करंट अपडेट ये है कि जो इस बार का बजट है उसमें 132 नए पैकेजों को क्या किया गया है, इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर आपसे एग्जैक्ट सर्वे के अकॉर्डिंग पूछे तो कितने 2179, प्लस आपसे ये पूछे कि सर्वे में और कितने नए पैकेजों को शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 132 नए पैकेजों को इसमें शामिल किया गया है। कि प्रति परिवार 2370 का प्रीमियम पैकेज कितने का है, 2179 पैकेजों को कवर करती है, जिसके अंदर 2002 पैकेज बीमा मोड में और 177 पैकेज ट्रस्ट मोड में। कितने का इलाज है, 25 लाख तक का कैशलेस उपचार दिया जाता है, जिसमें 5 लाख बीमा मोड में और 20 लाख ट्रस्ट मोड में होते हैं। और साथ के साथ में इनके साथ में क्या किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण जैसी विशेष पैकेज भी इसमें क्या कर दिए जाते हैं शामिल कर दिए जाते हैं। प्लस इससे संबंधित 132 नए पैकेज भी इस योजना में क्या कर दिए गए हैं, 132 नए पैकेज भी इस योजना में शामिल कर दिए गए हैं। कौन सी योजना में, इस सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना में। कि अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने का पैकेज है, तो 2179 दवाइयों का यहाँ पे पैकेज है, जिसके अंदर 2002 हमें कैसे मिलते हैं, बीमा मोड में, बीमा मोड, और 177 कैसे मिलती है हमें, ट्रस्ट मोड में। इस प्रकार हमें क्या मिलती है, इसकी सर्विस मिलती है। अब बजट में कितनी नई दवाइयों को शामिल किया गया है, 132 नई दवाइयों को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल सर्वे के अकॉर्डिंग ये डाटा है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर एक और सर्विस चालू करेगी थी, यह योजना का लाभ अभी तक सिर्फ उन लोगों को मिल रहा था जो कि राजस्थान के मूल निवासी थे। लेकिन अगर आप सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, अगर वो कार्य करने के लिए कहाँ पे जा रहा है, राजस्थान से बाहर जा रहा है, राजस्थान से बाहर जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, आउट, राजस्थान से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, समझ लीजिए यूपी का व्यक्ति है, यह काम के सिलसिले में कहाँ पे आ रहा है, यानी कि इन राजस्थान आ रहा है। तो सरकार के सामने ये था कि अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो क्या उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, या फिर अगर कोई अदर स्टेट का व्यक्ति राजस्थान के अंदर आ रहा है तो क्या उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना के, इसी योजना में कुछ नए कंपोनेंट जोड़े गए थे। उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं इनबाउंड पोर्टेबिलिटी, जो कि कब जोड़ी गई थी, अप्रैल 2025 में। तो थोड़ा फैक्टर आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा कुछ नए फैक्टर या कुछ नई चीजें और ऐड किए गए थे
इस योजना के तहत क्या जोड़ा गया था? अप्रैल 2025 में इन बॉन्ड पोर्टेबिलिटी, इन बॉन्ड पोर्टेबिलिटी कब चालू की गई थी? अप्रैल 2025 में। इसके तहत क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बाहर, राजस्थान के बाहर का है, उसका उपचार भी हमारे राजस्थान में क्या कर दिया जाएगा? इस योजना के तहत में फ्री कर दिया जाएगा। ये कब जोड़ा गया था? तो अप्रैल 2025 में। अब इस चीज का तो हो गया। अब लेकिन अगर राजस्थान का भी कोई व्यक्ति है, वह बाहर किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, मान लीजिए यूपी में जा रहा है, तो क्या उसका इलाज होगा? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। और ये सरकार द्वारा कब चालू की थी? तो 19 दिसंबर 2025 को यह सरकार द्वारा चालू की गई थी। कौन सी फैसिलिटी? आउटबाउंड फैसिलिटी सरकार द्वारा चालू करी गई थी। सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर ये सबसे बड़ा करंट अपडेट है जो आपको ध्यान रखना है। कौन सी फैसिलिटी? आउटबाउंड फैसिलिटी सरकार द्वारा चालू की गई थी। अब इस आउटबाउंड फैसिलिटी में क्या है? आउटबोर्ड फैसिलिटी में क्या है जो कि कब चालू की गई थी? 19 दिसंबर 2025 को। इसके तहत राजस्थान का कोई व्यक्ति है, अगर वह किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, किसी बाहरी स्टेट में जा रहा है, तो उसको क्या मिल जाएगा? सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत क्या दिया जाएगा? फ्री इलाज दिया जाएगा। और इसके लिए कितना हॉस्पिटलों से एग्रीमेंट किया गया है? तो इसके लिए 30,000 प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, अलग अलग राज्यों के प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, कितने 30,000 हॉस्पिटलों से एग्रीमेंट किया गया है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कौन से राज्य में? तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीमेंट किया है। कितने हॉस्पिटल है? तो 6,000 प्लस कुछ हॉस्पिटल हैं यूपी के, जो उनके साथ में एग्रीमेंट किया गया है। किन दो राज्यों में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी? तो ध्यान रखना है कि तमिलनाडु और कर्नाटक। कि भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे दो राज्य जिनमें सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत क्या कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल रही है? आउटबाउंड की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो हमने सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना पढ़ी। सबसे पहले 1 मई 2021 को चालू हुई थी। कैशलेस उपचार 25 लाख तक का बीमा, 5 लाख बीमा मोड में, 25 लाख वो 20 लाख कौन से मोड में? ट्रस्ट मोड में इनको दिए जाते हैं। उसके अलावा कितने प्रीमियम राशि है? 2370 रुपए इसकी प्रीमियम राशि है। और इसके लिए 850 रुपए व्यक्ति को स्वयं को देने पड़ता है। 1520 सरकार वहन करती है। अगर व्यक्ति वह भी वहन नहीं करे तो उसके लिए एनएफएसए, सोशल इकोनॉमिक कार्ड सेंसस, ईडब्ल्यूएस, कोविड-19 से प्रभावित लोग, संविदा कर्मी, 70 प्लस जिनकी आयु है, और स्मॉल एंड मार्जिन ऐसे जो लोग हैं, उनको बिल्कुल क्या कर दिया गया है? इस योजना को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है कि उनको एक भी रुपए इस योजना के तहत नहीं देना है। उसके अलावा हम बात करें कि इस योजना के तहत कितने का पैकेज शामिल है, तो इस योजना के तहत 2179 दवाइयों का पैकेज शामिल है, जिसके अंदर 2002 कौन से मोड में है? 2002 बीमा मोड में है, और 177 कौन से मोड में है? ट्रस्ट मोड में इनकी क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती है। अब अप्रैल 2025 से थोड़ा करंट अपडेट हो, तो अप्रैल 2025 में कौन सी फैसिलिटी चालू की गई थी? इनबाउंड फैसिलिटी चालू की गई थी। इसके तहत कि अगर बाहर के स्टेट का कोई व्यक्ति है, उसका क्या हो सकता है? राजस्थान में फ्री में इलाज हो सकता है। और 19 दिसंबर 2025 को कौन सी फैसिलिटी? आउटबाउंड फैसिलिटी चालू की गई थी। तो आज हमने ये पढ़ा, हमने सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की टेबलें पढ़ी, और उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम और अपडेट देखें, तो एक बजट में एक चीज जो एक हेडिंग है, वह है कि बजट 2026-27 में है कि जो आयुष्मान, सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना है, जो सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना है, इस योजना को अगर देखें तो इस योजना को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? माँ योजना इस योजना को कहा जाता है। अब इस योजना के तहत बजट 2026-27 में क्या कंपोनेंट किए गए कि इस योजना के तहत, यानी कि माँ योजना का लाभ दिलाने के लिए, माँ योजना का नाम एम से मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, ए से आयुष्मान, और ए से आरोग्य, यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के लिए क्या किया जाएगा? पंचायत स्तर पर किसका? आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। किसके तहत? माँ योजना का लाभ दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर किसका आयोजन किया जाएगा? आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसके अंदर अगर आप देखें, लाभार्थी की बात करें, जैसे कि अभी हमने लास्ट की स्लाइड में पढ़ा कि एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स वाले जो लाभार्थी थे, प्लस कौन थे? कोविड वाले, प्लस और कौन थे? संविदा कर्मी इसके लाभार्थी थे, और कौन थे? जो 70 प्लस एज है,
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, ये सभी क्या है, इनके लाभार्थी थे। लेकिन इसमें बजट में ये कहा गया कि इनके अलावा ऐसे लोग जो क्या है, एक तो असहाय है, एक तो क्या है असहाय है, दूसरा क्या है विमंदित है यानी कि पागल है, और एक क्या है लावारिस है। ऐसे लोगों को भी क्या कर दिया गया है, इस माँ योजना में इस बार क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो लाभार्थी में अगर देखें तो लाभार्थी में ये चीजें भी ऐड हो गई। तो आपको इन 3 पॉइंटों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ऐसा है बीमंदित और लावारिस लोगों को भी किस योजना के तहत लाभार्थी में शामिल कर दिया गया है, तो माँ योजना के लाभार्थियों में शामिल कर दिया गया है। इनके लिए क्या किया जाएगा, पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अब इनके लिए ही क्यों शिविरों का, क्योंकि ऐसा है बीमंदित और लावारिस है, इसलिए इनके पास क्या नहीं होते, इसलिए इनके पास दस्तावेज नहीं होते। अब इन ऐसे लोगों के पास जैसे दस्तावेज नहीं होते, तो उनके लिए क्या है, शिविरों का आयोजन करके इन लोगों को ढूंढा जाएगा और इनका क्या किया जाएगा, इनका इलाज किया जाएगा। कौन के तहत में, आयुष्मान आरोग्य शिविरों के तहत में। तो ये आज की क्लास में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को आगे की क्लास के अपडेट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, कल अदर फैक्ट के लिए।